वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। आज जो है हम आपके विषय जो है साइंस के प्रश्न को लेकर के आए हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके पास ऑप्शन 4 दिया हुआ है। लीवर, अग्नाशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपने नाम सुना होगा लीवर। इंग्लिश में LIVER, लीवर ऐसे भी लिखा हुआ सकता है, नहीं तो आपको यकृत भी देखने को मिलेगा कहीं कहीं। यकृत, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर, जिसको हम लोग यकृत के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ग्वाइटर, जिसको हम लोग घेगा रोग कहते हैं, घेगा रोग जो होता है, पनपता है, वो किसके कारण होता है? चीनी की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, रक्त की कमी से होता है या मोटापा से होता है? घेगा रोग किसकी कमी से होता है? आप ये क्वेश्चन जानते होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की मात्रा अगर आपके भोजन में या आपके नमक में नहीं रहेगा तो आपको घेगा रोग हो सकता है। इसलिए नमक कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? जिसमें आयोडीन मौजूद हो। आयोडाइज नमक को इस्तेमाल करना चाहिए अपने भोजन में, तो आपको आयोडीन की कमी नहीं होगी और घेगा रोग उत्पन्न नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन आज का, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का स्त्रवन कहाँ से होता है? थायरोक्सिन का स्त्रवन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है आपके पास थायराइड, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है विक और ऑप्शन सी है और डी है विरसन। थायरोक्सिन का स्त्रवन कहाँ से होता है, यानी थायरोक्सिन रिलीज कहाँ से होता है? बताइए आंसर। तो थायरोक्सिन कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्त्रवन होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है आज का, मानव में डायलिसिस थैली होती है, थैली कहाँ पे है? नेफ्रॉन में, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या कोई नहीं? बताइए 4 नंबर का आंसर। मानव में डायलिसिस थैली है, उसको हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नेफ्रॉन के नाम से। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 5 नंबर क्वेश्चन है आज का, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मनुष्य जो भोजन करता है या कोई भी जीव जो भोजन करता है उसके पाचन की क्रिया जो पूर्ण हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है, उसको क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे, संयोजन कहेंगे, अपचयन कहेंगे या विस्थापन कहेंगे? 5 नंबर का आंसर बताइए। तो भोजन का पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसको उपचयन कहते हैं या इसको हम लोग ऑक्सीकरण भी कहीं 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 ऑप्शन में देखने को मिलता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण भी इसका आंसर होगा और उपचयन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? फल बेचने वालों के द्वारा एस्बिसिस अम्ल, जिब्रेलिन, इथाइलिन या फिर ऑक्सिन? 6 नंबर का आंसर बताइए। ये फल बेचने वाला क्या करता है कि वो केला वगैरह जो बेचता है उसको पकाने के लिए एक जो है क्या कहते हैं कि दर्ब या फिर क्या कहते हैं गैस का यूज़ करता है, जो उस फल को जो है जल्दी पका देता है। तो वो किसका यूज़ करता है? उपयोग किया जाने वाला यंत्र है उसका इथाइलिन। क्या है? इथाइलिन। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है, या इथिलीन भी उसको कह सकते हैं। 6 का सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है, प्रभावक कहलाती है, उत्तरदायित्व कहलाती है या बेचैनी कहलाती है? 7 नंबर का आंसर बताइए। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है, उसको ग्राही कहते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? ऑप्शन है आपके पास अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड या प्यूटरी? 8 नंबर का आंसर बताइए। कौन सी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों 2 प्रकार की होती है? ये अग्नाशय होती है। कौन होती है? अग्नाशय। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है? दोनों ओर वृक्क के। गोनेड्स, पिट्यूटरी, अग्नाशय या एड्रिनल? बताइए 9 नंबर का आंसर। तो वृक्क के दोनों ओर उपस्थित कौन सी ग्रंथि होती है? तो वो एड्रिनल ग्रंथि होती है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है,
ध्वनि ग्रहण करने के लिए कौन सा संवेदी अंग है? प्रकाश ग्राही, धरण ग्राही, श्रवण ग्राही, स्पर्श ग्राही। बताइए 10 नंबर का आंसर। ध्वनि ग्रहण करने के लिए यानी सुनने के लिए किस प्रकार के अंग का प्रयोग किया जाता है? तो श्रवण ग्राही, सुनने के लिए श्रवण ग्राही जिसको हम लोग कान कहते हैं, उसका यूज़ किया जाता है कोई आवाज़ साउंड को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। आपको जो है पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर बायोलॉजी से रिलेटेड है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। आप जो है पूरा वीडियो के देखें, स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या अवटु ग्रंथि। बताइए 11 नंबर का आंसर बताइए। तो वृक्क के ऊपर स्थित जो ग्रंथि होता है उसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है थाइमस ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से या अधिवृक्क ग्रंथि से? एड्रीनलिन ग्रंथि। बताइए 12 नंबर का आंसर। तो एड्रीनलिन जो हार्मोन है वो अधिवृक्क ग्रंथि से क्या होता है? स्रावित होता है, निकलता है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही नहीं है। कान, आँख, नाक या दिमाग? बताइए 13 नंबर का आंसर। कान, आँख, नाक ये तीनों जो है क्या है? संवेदी ग्राही है और दिमाग जो है संवेदी ग्राही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 14 नंबर। मेरुरज्जु निकलता है, कहाँ से निकलता है मेरुरज्जु? प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से या मेडुला से? बताइए 14 नंबर का आंसर। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो वो मेडुला से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मेडुला से। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर। निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में कौन पाया जाता है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन या एसबीसिक अम्ल? 15 नंबर का आंसर बताइए। निम्न में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो वो इथाइलिन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? इथाइलिन। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? 16 नंबर का आंसर बताइए। पादप हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, 16 का डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं अथवा दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? यानी कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है? उसका ऑप्शन है आपके पास ध्रुमिका, सिनेटिक दरार जिसको सिनेप्स कहते हैं, एक्सोन या आवेग? 17 का आंसर बताइए। तो दो तंत्रिका कोशिका का जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग सिनेटिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है, सिनेटिक दरार या सिनेप्स। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। मस्तिष्क उत्तरदायी है क्या करने के लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए? बताइए आंसर। 18 नंबर का आंसर बताइए। देखिए मस्तिष्क जो है वो सोचने के लिए है, बिल्कुल है। हृदय स्पंदन करने के लिए, कंपन करने के लिए, हृदय को पंप करने के लिए उसका भी ध्यान रखता है। और शरीर का संतुलन बनाने के लिए, क्योंकि जब तक हृदय स्पंदन अच्छा से नहीं करेगा, अच्छा से सोचेंगे नहीं तो शरीर का संतुलन भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा। 18 का डी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? बहुकोशिकीय जीवों में, यह एक से अधिक कोशिका वाले जीवों में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? 19 नंबर का आंसर बताइए। तो उसमें रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों पाया जाता है, उपयुक्त दोनों, इसलिए सी नंबर यहाँ पे सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है आपके स्क्रीन पे। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन।
प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में बनते हैं, मस्तिष्क में बनते हैं, पेशी उत्तक में बनते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, 21 नंबर का आंसर बताइए। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरुरज्जु में बनते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट होगा, प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 22 नंबर, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं? 22 का आंसर बताइए। देखिए, शरीर की प्रधान, जिसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं या उसको जो है मेन ग्रंथि जो भी होता है उसको कहते हैं, तो उसको हम लोग जो है उसका ऑप्शन हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि का नाम मास्टर ग्रंथि भी है। क्या ग्रंथि नाम है इसका? मास्टर ग्रंथि। तो मुख्य ग्रंथि यही है शरीर का, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, नलिका विहीन होती है, नलिका युक्त होती है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं? 23 का आंसर बताइए। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है नलिका विहीन होती है। क्या होती है? नलिका विहीन होती है, यानी कि उसमें नलिका नहीं रहता है, नली नहीं रहता है उसमें। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। और नलिका युक्त का मतलब होता है उसमें नली रहता है। यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वो नलिका विहीन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 24, लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? यकृत में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, पक्वाशय में पाई जाती है, अग्नाशय में पाई जाती है? 24 का आंसर बताइए। लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो ये अग्नाशय में पाई जाती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ। लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ अग्नाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। 25वां प्रश्न है आज का, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? यानी थायराइड ग्रंथि अगर कम हो जाएगा तो उसमें से जो है आपको कौन सा बीमारी उत्पन्न होगा? तो आपके पास ऑप्शन है अबटुआ मानता, या अबटू अल्पक्रियता, या मिक्सिडीमा, या सभी? बताइए। तो थायराइड ग्रंथि की अगर अल्पता हो जाएगा तो उसके कारण रोग उत्पन्न होगा। ये सभी रोग उत्पन्न होगा आपको, ये जितने भी रोग हैं सभी रोग जो है आपको उत्पन्न होंगे। तो आज का प्रश्न जो है यही समाप्त होता है, एंड होता है। और उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। इस तरह के अगर प्रश्न चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।